अस्सलाम वालेकुम बेटा, कल हमने आपको बायोलॉजी के 12 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए थे और आपको ये बात बताई थी कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको एक वक्त में एंट्री टेस्ट में अगर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपको उसके मुतालिक अच्छी से डिटेल पता होनी चाहिए और वो आपको तब पता चलेगी, तब क्लियर होगी जब आप यहाँ हर ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, यानी 4 के ही आपको आंसर आएँ। आप उसमें से कोई एक ढूंढे ना, बल्कि आप कहें कि मुझे तो चारों के ही आते हैं जवाब, ऐसा होना चाहिए। वो वहाँ पर तो नहीं दिए होंगे, वहाँ पर तो ABCD लिखा होगा और साथ में ये है कि ऑप्शंस दिए होंगे तो आपने उन ऑप्शन को देखना है, जो भी ऑप्शन हो आपको उसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, यानी हमें नीचे वाले दिए हुए को डेफिनेशन इसकी बतानी है। सिम्बियोसिस, कोमेंजलिज्म, म्यूटेशन, पैरासाइटिज्म। अब सिम्बियोसिस मीन्स क्या है, लिव टुगेदर। लिव टुगेदर का मायना एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है। इसके बाद है कॉमेंजलिज्म। इसमें क्या करेंगे, एसोसिएशन कर लेंगे, यानी एक ताल्लुक़ पैदा कर लेंगे बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, 2 के दरमियान होगा। अब इसमें से एक तो फ़ायदा और बेनिफिट ले रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो अनइफेक्टेड है, वो ना तो फ़ायदा उसको हो रहा है और ना ही उसको नुकसान हो रहा है। यानी हमसे अगर कोई चीज़ कोई ले लेता है तो हमें ना तो उसके लेने का फ़ायदा है और ना ही हमें उसका नुकसान है। ये इसका मायना है। इसमें क्या है, देखिए जैसे आपको नहीं मालूम कि आपकी गट में कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, तो यहाँ एग्जाम्पल दिए है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया इन एनिमल गट। एनिमल गट में सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया रहते हैं। तो सेप्रोफिटिक कौन से बैक्टीरिया हैं? सेप्रो मीन्स क्या होता है, डेड, जो बेजान जो होते हैं, डेड। और बैक्टीरिया तो आप जानते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो अटैक कर देते हैं और उसको और स्पॉइल कर देते हैं वो होंगे। इसी तरह गट में रहते हैं, तो गट में वो क्या करेंगे, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, यानी अंदर ही बैठे बैठे वो कोई ना कोई लॉस कर सकते हैं, कोई नुकसान कर सकते हैं। लेकिन हम जो खुराक खाते हैं कुदरत की वजह से, उस खुराक की वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। तो कॉमेंजलिज्म का ये मायना हो गया। फिर है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये म्यूचुअलिज्म कहलाता है। तो एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इन विच बोथ गेट बेनिफिट फ्राम द एसोसिएशन। दोनों क्या करेंगे, एक एसोसिएशन का मतलब है उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे आप जब अच्छे नंबर लेते हो, A1 ग्रेड लेते हो, तो एसोसिएशंस हैं यहाँ बहुत सारी जो आपको प्राइजेज़ देती हैं, लेकिन उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता, वो बिना किसी मकसद के आपको प्राइज़ देती हैं, आपको अप्रिशिएट करती हैं। तो यहाँ भी यही बताया कि एसोसिएशन दोनों आपस में बना लेते हैं, उससे दोनों का आराम से गुजारा होता है। बट व्हेन दे आर सेपरेटेड, और जब दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ स्पीशीज़ कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, दोनों आज़ादी के साथ रह सकते हैं। लेकिन आप देखें इससे के अलावा जो और बता रखे हैं, कई जगहों पर ऐसा है कि आज़ादी से नहीं रह सकते, जहाँ गट में और हमारे पास बैक्टीरिया पाए गए वो आज़ादी से नहीं रह सकते, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आज़ादी से नहीं रह सकते हैं। फिर है पैराटिज़म। पैराटिज़म का मतलब होता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है जो हमारी बॉडी से ब्लड सक करता है। इसमें क्या बता रखा है आपको, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन सच अ वे दैट वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट एंड द अदर एंड बिकम हार्मफुल फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म। यानी एक से तो फ़ायदा ले रहा है, लेकिन फ़ायदा लेके उसको ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया भाई चलो हमने मच्छर है खून पी लिया ठीक है अब जाओ तुम मैश करो, नो नो ऐसा नहीं है। बल्कि वो ब्लड तो उसकी जो काइंड है एनाफिलस, वो ब्लड तो सक करती है, लेकिन उसके साथ ही अपनी जो जरासीम है वो अंदर छोड़ देती है मलेरिया के, जो बाद में ग्रो हो जाते हैं। तो कोई भी जो है इस तरीके से बिना बेनिफिट या बिना लॉस के इसमें से काम नहीं होगा। यानी हमसे बेनिफिट लिया और हमें ही लॉस दे दिया, हार्मफुल है हमारे लिए, तो ये इसमें आ गया। यानी क्या, इट इज़ हार्मफुल फॉर द मैन बिकॉज इट कॉज द प्लाज्मोडियम टाइप ऑफ मलेरिया। तो ये आपको पैरासाइट भी समझ आ गया है, ठीक है। वैसे ये बात याद रखें कि पैरासाइट कौन से होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं और उनसे अपना फूड हासिल करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। तो इसी तरीके से पैरासाइट एक्टो पैरासाइट भी होते हैं, एंडो पैरासाइट भी होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको पढ़ाएंगे। आप पहले ये बताएं, इतना जो आपने पढ़ा है इस सब का कंसेप्ट क्लियर है? इनकी लेबलिंग के साथ में इनका कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे पढ़ सकते हैं।
जी बेटा, कल 20 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अभी 21 से है। हाफ हमने थ्योरी का पढ़ लिया, अब हम यहाँ से हाफ इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जो इजी क्वेश्चन है और डैशेस के मुतालिक हैं वो हम ज़रा जल्दी कवर कर लेंगे, और जिसमें डिटेल बतानी होगी वो हम आपको बता देंगे। इसमें क्या है 21 में, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग आपको मालूम है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। लाइफ मीन्स क्या, बायोलॉजी, तो इसमें बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स हो जाएगा। सोशल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सोशल कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, ये हो जाएगा जी। 21 के बाद अब है 22 क्वेश्चन। 22 में द स्टडी ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ बीइंग इज, यानी ज़्यादातर जो है डिफरेंट, उसके बारे में जो प्रोसेस हैं, तरीक़ाकार है ज़िंदगी को का, अंदर का, बाहर का, इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, वो क्या है। जब लफ्ज़ आपको ह्यूमन बीइंग नज़र आ रहा है तो मीन्स क्या, ह्यूमन बायोलॉजी है। बाकी इसमें वही ऊपर वाले ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपको मालूम है। इसके बाद है हमारे पास 23 है द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अब ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से रिलेशन, हमने आपको कहा आपको 4 ऑप्शन आने चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल की स्टडी होगी, और हमारे पास इसके बाद ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स की स्टडी होगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आएगा, और सोशल बायोलॉजी हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। फिर है ब्रांच ऑफ साइंस इज अ वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द नेचर इज, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें नेचर मालूम की जाती है। साइंस की ब्रांच है। साइंस की ब्रांच का मतलब क्या है कि उस ब्रांच में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम देखते हैं, हमें चारों आने चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में तो हमारे पास एनिमल और प्लांट दोनों आ जाएंगे। इसके बाद है ऑर्गेन केमिस्ट्री में, तो हमारे पास ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री का आ जाता है जिसमें कार्बन के कंपाउंड होंगे। फिर है जू जियोग्राफिक, इसमें तो सिर्फ एनिमल्स आ जाएंगे। और यहाँ क्या है बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या है, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि क्या कहा गया, ब्रांच है साइंस की जिसमें इन द वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द नेचर। नेचर में ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा, और प्लांट भी आ जाएगा, माइक्रोब्स भी आ जाएंगे। नेचर में हर एक की नेचर है। मीन्स देखें, यहाँ कहने का मकसद ये है, नेचर जैसे ट्रीज़ में हम जानते हैं रूट है और शूट है। द नेचर ऑफ द रूट आर ग्रोइंग टू द डार्क, एंड द नेचर ऑफ द शूट इज़ ग्रोइंग टूवर्ड द सनलाइट। यानी रूट की नेचर है कि वो कहाँ जाएगी, वो डार्क की तरफ जाएगी। शूट की नेचर है कि वो कहाँ आएगी, वो सनलाइट की तरफ आएगी। इसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स हैं, उनकी नेचर है, और बहुत सारे ये नेचर, तमाम चीज़ों की इसमें नेचर आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी बायोलॉजी में ही आएगा बेटा। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनेल्स एंड द मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल जिसमें आ गया है, सेल बायोलॉजी आपको मालूम है कि सेल का स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोबायोलॉजी आप माइक्रोब की स्टडी है। बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी हुई है, जो जैसे मेडिसिन बनाई गई हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, हेयर ट्रांसप्लांट, वो आ जाएगा। और यहाँ क्योंकि ऑर्गेनल्स की और मॉलिक्यूल की वो तस्करा किया गया, तो देयर फॉर इट इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट 26, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल ऑर्गेनल्स organized into loose sheath of the bundle and perform the similar function are called। ऐसे सेल जो लूजली एक दूसरे के साथ बाउंड किए हों कुदरत ने, और फिर वो मिल के, ये देखिए सेल्स का उन्होंने कहा कि जो एक दूसरे से बाउंड किए गए हों और फिर एक जैसा फंक्शन करें। सेल्स अगर एक दूसरे के साथ बाउंड किए जाएंगे तो हम क्या कहते हैं, हमें मालूम है कि ऑर्गेनाइज किए गए हैं सेल, बाउंड किए गए हैं सेल। तो टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड द टिश्यू। और यहाँ क्या है, परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कहा गया है, ठीक है। अगर आपको ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो टिश्यू होगा, और अगर आपको ये कहा जाएगा कि इसमें बंच ऑफ टिश्यूज़ होंगे तो क्या होगा, तो ऑर्गन बनेगा।
अब देखें यहाँ पर ऑर्गन है, फिर सेल्स है, फिर सिस्टम है और फिर टिश्यूज़ है। टिश्यूज़ आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें ऑर्गन दे रखा है। ऑर्गन तो क्या होगा हमारे पास है, ये ग्रुप उसका नहीं होगा, सेल्स का नहीं होगा, बल्कि टिश्यूज़ का होगा जो ऑर्गन्स में होता है। फिर जो सेल्स हैं, सेल्स को तो वैसे ही आप छोड़ दें क्योंकि सेल तो एक अकेला है जो यूनिट ऑफ लाइफ है। सिस्टम क्या है, सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बन जाता है, वो सिस्टम है। इसके बाद 27 क्या कहा गया है, मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया मेक्स। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी। अब आपको उन्होंने क्या कहा है, पॉपुलेशन कहा है। अब आपको इसकी उर्दू पता होनी चाहिए। आप ये एक जगह एक पेज पर आप लिख लें ताकि आपको पता चले। देखिए पॉपुलेशन का मतलब क्या आएगा, आबादी। अब आपको पता है कि हम आबादी का मतलब है, हम कहते हैं आबादी के लिहाज से पाकिस्तान फ़लाँ दर्जे पर आता है या फ़लाँ कंट्री या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की बात होती है आबादी के लिहाज से। तो आबादी में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें आबादी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उसमें क्या आ जाएंगे, ऑल इनहेबिटेंट आ जाएंगे। प्रेजेंट एक ही जगह के ऊपर जो पाए जाएंगे, ऑल इनहेबिटेंट, एक ही जगह पर आबादी। आबादी का मायना आप जहन में रख लें, जैसे तमाम इंसान हैं, इंसानों की आबादी, जानवरों की आबादी, पौधों की आबादी। हम ये नहीं कहेंगे कि आबादी में कि हम सब इकट्ठे ही आ गए। आबादी में हम नाम लेंगे कि इंसानों की आबादी इतनी है, जानवरों की आबादी इतनी है, पौधों की आबादी इतनी है, ये आ जाएगा। इसके बाद है बायोम्स। आपको बायोम्स का भी पता होना चाहिए। बायोम्स का मायना होता है हयाती खित्ता, यानी हयाती खित्ता का मतलब क्या है, जहाँ पर जानदार रहते हैं। और जानदार रहने का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम होंगे वहाँ पर। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम यानी उसमें कौन सा होगा, लैंड इकोसिस्टम भी होगा। इसके बाद क्या है, रिवर इकोसिस्टम भी होगा, ठीक है। ये सारे इकोसिस्टम उसके अंदर आ जाएंगे जो बायोम्स हैं। बायोम्स में ये सब कुछ आ जाएगा। तो आपको यहाँ बायोम्स का पता चल गया। और बायोम्स के अलावा अगला क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट हमें दे रखा है इन्होंने कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब पता है क्या होता है, आप कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ का एक ग्रुप है। अब जैसे आप उर्दू में कहते हैं, हाँ इसको हम उर्दू में अगर आपको जहन में डालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। अगर हम कहते हैं बिरादरी, आप देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं हम अपनी बेटियों की शादी अपनी बिरादरी में ही करते हैं, जबकि उसमें देखिए इंसान तो सभी है ना, कहीं भी हो सकती है, लेकिन क्या है बिरादरी। बिरादरी का मतलब है एक जैसे, एक एक जैसे लोग होंगे। बिरादरी का मतलब है कि उसमें हम क्या कहेंगे कि तमाम प्लांट्स की बिरादरी में कौन से आ रहे हैं, तमाम हर्ब आ गए, तमाम शर्ब आ गए, तमाम ट्री आ गए, यानी उनकी ज़ात के हिसाब से उनकी ग्रुप ऑफ द स्पीशीज़ होगा। यानी एक स्पीशीज़ अपना ग्रुप बना के रह रही है, ठीक है, एक ही स्पीशीज़ अपना ग्रुप बना के रह रही है, वो कम्युनिटी होगी। समझ गए, इसको आपने यूँ याद रखना है। इसे याद रखेंगी तो कहीं भी आपके पास इसके मुतालिक आएगा तो आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और ज़्यादा आपको अच्छा याद रहेगा अगर आप यूँ याद रखेंगे बिरादरी के हिसाब से। तो यहाँ क्या कहा है, अब इसको हम पढ़ के देखते हैं। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज़, किसी एक स्पीशीज़ का कोई मेंबर, ठीक है, यानी एक स्पीशीज़ का कोई एक मेंबर है तो वो क्या है। अब हम एक मेंबर का मतलब क्या है, अगर देखें हम राजपूत हैं, हम यहाँ पर, ठीक है, इस पूरी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं। आपकी जो भी ज़ात है, आप ज़रूरी तो नहीं कि आपकी ही ज़ात के आपके चारों तरफ हों, तो आपकी ज़ात के तो आपके चारों तरफ नहीं आएंगे ना, तो वो किसी एक को कह रहे हैं जो किसी भी जगह के ऊपर सेट हो रहा है और रह रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आएगा बायोम्स में, ठीक है। बायोम्स यानी हयाती खित्ता, मतलब ये कि जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, कहीं भी हम जाके रह सकते हैं, तो बायोम्स में आ जाएगा। फिर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर, ये क्या है, ये तो आप जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब मीन्स क्या होता है, छोटे, उसके अंडर, तो एटम के छोटे ज़रात है, ये एटम की औलादे हैं। तो पहले क्या दिया आपको, एटम दिया है। एटम तो आपको मालूम है नहीं होगा, ये तो सब उसके बच्चे हैं। इसके बाद नीचे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल, तो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो भी किसी एक चीज़ का मॉलिक्यूल है। और माइक्रो मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल है, वो भी किसी एक चीज़ का मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दुनिया के हर एलिमेंट में पाया जाएगा और वो गैस सब एटॉमिक पार्टिकल है। इस तरह आपको उसके बारे में अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट सच एज वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टर्म्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट का उन्होंने कहा कि लो मॉलिक्यूलर वेट है। अब लो मीन्स क्या होगा, कम, ठीक है। लो मीन्स क्या हो जाएगा, लो वेट का कहा है। तो लो वेट में हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें जैसे हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें एक हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। तो ये आपने पढ़ा भी है पीछे, इसमें अपनी बुक में ये आगे जाके पढ़ेंगे आप
कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या बताया गया जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड H&OH माइक्रो माइक्रो हैं, दोनों ने मिलकर मैक्रो यानी कि वाटर बनाया। तो माइक्रो माइक्रो है, पानी के अंदर मॉलिक्यूल पाया जाता है जो बाद में पॉली बन जाते हैं जब आपस में मिलते हैं। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, नहीं ऑर्गेनिक कौन सा होगा, जो कार्बन कंपाउंड होगा, कार्बन जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होती है, ठीक है। ऐसे तो कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है CO2, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन क्या है, CH4 मीथेन जो है सुई गैस में जलती है गैस, शुगर है से इसमें क्या है ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि कार्बन से बने हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। फिर माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग जो उन्होंने नाम लिए हैं, कार्बन कहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये कहा है। इसके बाद ये मॉलिक्यूल हैं जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन से अंदर जा सकते हैं, ये उन मॉलिक्यूल का जिक्र किया गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल आएगा क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल होगा। इसके बाद क्या, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो इसमें होगा नहीं। फिर है द स्टडी ऑफ लाइफ इन द ओशन, समंदर में स्टडी जो है लाइफ की, और सी में उसको क्या कहा जाता है, उसमें देखिए क्या, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है, मेरीन फिशेज उन्हें कहा जाता है, यानी समंदरी मछलियाँ कहा जाता है। फिर मोस्ट कॉमन एटम फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज, देखिए मोस्ट कॉमन जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पाया जाता है वो कॉमन हमारे पास क्या होगा, मोस्ट कॉमन में हमारे पास आएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन मोस्ट कॉमन इसलिए कहा गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स देखें आप कार्बन के हैं, मोस्ट कॉमन इसलिए कहा गया है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुरक्कबात कार्बन के हैं, और हमारी बॉडी में भी ज़्यादा, हमें दुनिया से जाना है उसके बाद भी हमें कार्बन ही बन जाना है, और हमारी बॉडी में कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी ग्लूकोज पाया जाता है वो भी कार्बन का कंपाउंड है। तो इस तरीके से प्लांट्स हैं, प्लांट में भी जो बन रहे हैं कंपाउंड्स उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ग्लूकोज ज़्यादा बनता है प्लांट्स में, तो स्टार्च जो प्रिपेयर होता है लीव्स में, तो ये सारा का सारा ये किस में आएगा, कार्बन कंपाउंड आएगा। हाइड्रोजन तो हमारी बॉडी में अलग से तो पाया जाता नहीं है, आपको मालूम है। ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर अलग से तो पाया जाता नहीं है क्योंकि वो वाटर की शक्ल में होता है। इसके बाद है अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ द सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड। अब ये है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखें सेवरल टिश्यूज़ को उन्होंने कहा है कि मिल रहे हैं, कंपोज सेवरल टिश्यू, कई किस्म के टिश्यू आपस में मिल रहे हैं और मिलकर एक ही काम किया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन किस हिसाब से कहा जाता है, देखें जैसे हमारे पास हमारे लंग्स हैं, ठीक है। अब लंग्स क्या हैं, लंग्स अकेले काम नहीं करते, लंग्स के दूसरे टिश्यूज़ भी हैं, उसमें अगर लिया जाए बकल कैविटी है, फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या ट्रेकिया है, ये सब एक ही उसमें आ रहे हैं, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंकस। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकाई किसके अंदर हैं, वो लंग्स के अंदर पाई जा रही है। तो ये पूरा सिस्टम है, इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी एलिमेंट्री कैनाल आती है, उस कैनाल में रास्ते में जो भी हमारे पास ऑर्गन आ रहे हैं वो सारे आ जाते हैं। तो ये क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि आपने वर्ड देखना है सेवरल टिश्यू टाइप्स उन्होंने कहा है, वहाँ क्या था ऊपर सेवरल सेल का ग्रुप उन्होंने कहा था। तो इस तरीके से आज हमने 32 तक कर लिए हैं, ठीक है। 32 तक मेरा ख्याल है काफ़ी है ये सवाल, 32 तक। अब 33 से हम इसके बाद के क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। डेली हमारी यही रूटीन रहेगी, आपका कोऑपरेट मुझे चाहिए, आप साथ कोऑपरेट करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से आपको सीट मिल जाएगी, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती बेटा। और अब आप देखें इतना आपने जो पढ़ा है माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे से इसको याद करें। और जब आप बड़े हो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार के मेहनत करें, पढ़ें, आप समझदार हो, आपके अंदर एक जज्बा है, एक हिम्मत है, आप जानती हैं कि हम इस जज्बे के ज़रिए सब कुछ पा सकते हैं। आप जानते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वीट जो बच्चे हैं, आप लोग ये बात जानते हो मेरे बच्चों कि आपकी मेहनत जो है कभी रायगा नहीं जाएगी, आप ज़रूर विन कर लोगे जो आप चाहोगे। और इंसान हर चीज़ हासिल कर सकता है, सिर्फ उसकी मेहनत दरकार होती है। हम डेली इस तरीके से करेंगे, 1-2 चैप्टर यहाँ से कवर हो जाएं तो हम आपको बायो के बाद हम आपको केमिस्ट्री का भी बता देंगे, फ़िज़िक्स का भी बता देंगे और इंग्लिश का भी बता देंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि हम आपको
कोई पर्टिकुलर इसमें अगर चैप्टर हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि हमें वो हार्ड लगते हैं, हमें वो चैप्टर करवा दें, तो इंशाल्लाह ताला हम उन्हें भी करवा देंगे। लेकिन पहले आप ये याद करें, किसी भी चीज़ के लिए बेस से चला जाए तो अच्छा होता है। इसमें कई कुछ सवाल ऐसे होंगे कि आप कहेंगे, आपको झुंझलाहट होगी कि ये तो इतना आसान है, ये तो हमें आता है। लेकिन ये बात याद रखें, कितना भी आसान हो कुछ भी, लेकिन आपने फिर भी उसको एक मर्तबा ज़रूर नज़र से गुजारना है। और हर वक्त ये दुआ करनी है कि परवरदिगार, हम याद कर रहे हैं, हमारा जहन इसको महफूज रखे और हमारे जहन में ये सब चीज़ें इसी तरीके से समाई रहें जब तक कि एंट्री टेस्ट हो, और वहाँ पर हमारा दिमाग हाजिर रखना, अपनी मदद हमारे साथ शामिल रखना। तो अल्लाह ताला से दुआएं करोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। और मेहनत से पढ़ते रहो। और आपके पास ये वीडियो तो पड़ी रहती हैं, अब जब चाहें उसको वहाँ से निकालें और पढ़ लें, बैक करें और पढ़ लें, रिवर्स करें, जैसा भी आप इसे आसानी से जो चाहें इसके पॉइंट्स कर सकते हैं। तो इसलिए आप मेहरबानी करके अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया ना करना। अच्छे बच्चों की तरह आपने रहना है और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है और कामयाब होना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी फ़ायदा उठा सकें। और ये एक नेकी भी है। और अगर आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे। और जब आप वीडियो देखते हैं, इसको समझते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें लाजमी। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप जो भी एंट्री टेस्ट के पेपर हैं उनको जब स्टडी करेंगे तो उसके 4 जो ऑप्शन दिए होंगे, 4 के 4 ऑप्शन का आपको आंसर आना चाहिए, ताकि आप इतने परफेक्ट बनो कि आंसर कहीं भी भाग के ना जाए हमसे, हम उसको पकड़ लें। और इंशाअल्लाह ताला आप कैच कर लोगे और आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। ओके, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।